हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। आज हम लोग HPAS मेंस डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज डे 14 में इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस सिलेबस में से इस क्वेश्चन को पूछा गया है वो सिलेबस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और जैसा कि आपको पता है, हर रोज पिछले दिन यानी कि जैसे आज हम लोग डे 15 का जो टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पे आप हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटी है उसको कवर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 33% सिलेबस जनरल स्टडी 1, 2 एंड 3 में जो पेपर में जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। GS2 में थोड़ा सा वेटेज कम है, 33% एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंस है हिमाचल प्रदेश जीके की अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं। और उसके साथ साथ जब आप इवन जनरल स्टडीज का आंसर लिख रहे हो, एसेज लिख रहे हो, अपने ऑप्शनल्स के आंसर्स लिख रहे हो, अगर वहां पे आप हिमाचल प्रदेश का कोई एग्जाम्पल बीच में लिंक कर दो तो वो आपके आंसर को HPS एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें रहती है, बारीक सी चीजें रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से थोड़ा आगे ले जाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हो, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और उसके साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके ऊपर एक प्रश्न जो है वो आधारित रहेगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन पे देख लो। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ए गवर्नर शुड फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नॉट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, डिस्कस। 8 नंबर का सवाल है, 120 शब्दों में आपने इसको एड्रेस करना है। अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन की अप्रोच को डिस्कस करूंगा और ये भी कुछ बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट्स जो है वो इसको लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग तरह से इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो उनकी जो सोच है, कैसे वो सोचते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और कैसे आपको सोचना चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इस स्पेसिफिक टाइम पे इस क्वेश्चन को देख के काफी लोगों ने अपना अपना आंसर शायद फ्रेम कर लिया होगा कि वो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। और ध्यान रखिए, आप लोगों का सबसे पहला काम यही होना चाहिए। देखिए, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 नंबर के सवाल है, या तो 8 नंबर के क्वेश्चन है HBS मेंस की अगर मैं बात करूंगा, या तो 20 नंबर के क्वेश्चन है। जो 4 नंबर के सवाल है, यहाँ पे तो आपने ज्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे तो सीधा अपने जो वो पॉइंट फॉर्म में जो है उस स्पेसिफिक टॉपिक में या जो भी पूछा गया है उसको लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस आपके पास वहां पे नहीं होगा। लेकिन ये जो 8 और 20 के सवाल है, इनको पहले आप लोगों को समझना है, कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा है ना, 1 मिनट के आसपास समय या 30 सेकंड 40 सेकंड जो है वो लगाने हैं क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करने में, फिर उसको आंसर के रूप में कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिख देते हैं। क्लियर? क्योंकि सबको पता है गवर्नर क्या है, सबको पता है गवर्नर की क्या ड्यूटीज हैं, सबको पता है गवर्नर की पावर को कैसे मिसयूज किया जाता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, और वो भी 120 वर्ड्स के अंदर, क्योंकि आपके पास जो है वो एक स्पेस की भी सीमा होती है। क्लियर? आपको छोटा सा एक पेज का थोड़ा सा हिस्सा दिया जाएगा लिखने के लिए, तो आपको उसी के अंदर जो है वो अपने आंसर को लिखना है। तो यही कारण है पहले पूरे क्वेश्चन को समझना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे हमें अभी भी कह रहे हैं कि सर मॉडल आंसर्स दे दो, इसके मॉडल आंसर्स दे दो। नो डाउट मॉडल आंसर हम लोग देते भी हैं, क्लियर, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है। लेकिन अगर मेरे से आप पर्सनली पूछो तो मैं मॉडल आंसर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं। क्लियर? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मॉडल आंसर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से लिखना जो है वो बताते हैं, लेकिन अपने तरीके से लिखना नहीं बताते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हर एक के लिखने का तरीका डिफरेंट है। आप कंटेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। कंटेंट आपके पास नो डाउट होना चाहिए। कंटेंट अगर आपके पास है और कंटेक्स्ट को अगर आप समझ लोगे तो आप शायद मेरे से या दूसरे से या तीसरे से थोड़ा सा डिफरेंट लिखोगे, हो सकता है आपका आंसर जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल हो। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्लियर? अगर इस टॉपिक में से तो सबको पता है कि कहां से आएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा डिफरेंट होगा। तो यही कारण है, अगर क्वेश्चन को समझने की आदत आपने इनकलकेट कर ली तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए, जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, एज यूजुअल हम पहले इसको तोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको हमने लिखना कैसे था और कैसे स्टूडेंट्स इसको लिखते हुए गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डायरेक्टिव है डिस्कस। क्लियर? डिस्कस डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा। डिस्कशन का मतलब होता है जब किसी भी एक टॉपिक को हम ब्रॉडली जो है वो उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस चलाते हैं, यानी कि कोई भी एक रेस्पेक्ट है उसके बारे में हम हर तरह के ओपिनियन, यानी कि जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो उसके अपोजिट है, यानी कि जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है या उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होता है, उसको भी अपने आंसर के अंदर लिखते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे कमेंट होता है इंस्टेड ऑफ डिस्कस, तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते थे या डिसएग्री कर सकते थे। अगर एग्री करते तो एग्री क्यों कर रहे हो उसके लिए जो है वो बैकिंग देनी पड़ती है, अपने आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और नहीं कर रहे हो तो उसके लिए भी अपने आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन डिस्कस का मतलब है आपने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के सारे पहलुओं को जो है वो अपने आंसर के अंदर लिखना है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, इसके फेवर में है चाहे इसके अगेंस्ट है। दूसरा है दैट इज योर सेंट्रल थीम।
किसके सराउंडेड इस क्वेश्चन को बुना गया है, तो ये किसके सराउंडेड बुना गया है, आपका गवर्नर के सराउंडेड स्पेसिफिक क्वेश्चन को बुना गया है। तीसरा जो है वो आपका रहता है कंटेक्स्ट, यानी कि आपने क्या क्या आंसर करना है। तो आपने बताना है गवर्नर शुड फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नॉट एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, जहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कि गवर्नर जो है उसको इसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, क्लियर, और दूसरा है नॉट एन एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। तो आपका जो आंसर है उसके अंदर ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स जो है उनकी कवरेज होनी चाहिए। अब क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन में आप लोगों को दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि एजेंट ऑफ द सेंटर क्या है, क्लियर। जैसे कुछ सिचुएशंस में भी देखने को भी मिलता है, कर्नाटका का एग्जांपल ले लो, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लो। हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पॉलिटी के आंसर लिखते हो करंट अफेयर्स में केसेस, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, क्लियर, ये जो रिसेंट जो अगर कोई इवेंट हुआ है उसका रिलेशन जितना ज्यादा आपके आंसर के अंदर देखने को मिलेगा, अपना आपका जीएस2 का उतना ही आंसर इंपैक्टफुल होगा। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड उठा के देख लो, जीएस2 में कम नंबर आते हैं और ये आसान लगता है बच्चों को जीएस2 एज कंपेयर टू जीएस1 एंड जीएस3। क्लियर, जीएस3 में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जीएस2 में कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस होने के बावजूद लोग जो है वो करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, केसेस, जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो अपने आंसर के अंदर नहीं डालते। क्लियर, तो यहां पे डिस्कशन के दौरान आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एजेंट ऑफ द सेंटर है या अगर काम कर रहा है तो किन किन सिचुएशंस में कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए 163 आर्टिकल के अंतर्गत गवर्नर के पास जो है, वैसे तो गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काम करता है जिस तरह से प्रेसिडेंट करता है, पर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जो हमें प्रेसिडेंट के पास देखने को नहीं मिलती है। और उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को नॉर्मली देखा गया है गवर्नर के द्वारा मिस यूज करता हुआ, जो मैंने एग्जाम्पल देखे कि वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे यूजुअली जो है वो आप देखते हो कि चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और जो गवर्नर है उसके बीच में फ्रीक्वेंट टसल होते रहते हैं और वहां पे एक्यूज किया जाता है गवर्नर को कि वो सेंटर के बिहाफ पे काम कर रहा है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब सरकारें निकलती हैं, यानी कि नई गवर्नमेंट्स आती हैं सेंटर में, तो वो गवर्नर्स को चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमें 2014 में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिला। अब ध्यान रखिए, ये फैक्ट्स हैं, ये ट्रू है, यहां पे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो ट्रूथ है हम वही लिख रहे हैं और डिस्कशन में हमारा रोल रहता है हर तरह के एस्पेक्ट को कवर करना। क्लियर, तो पहली चीज तो समझ आ गया कि अगर एजेंट ऑफ द सेंटर है तो किन सिचुएशंस में कर सकता है और है या नहीं है। अगर है तो एग्जांपल्स डाल लो और उसके साथ साथ लिंक करो जो पूछा गया आपका लाइन है कि क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो गवर्नर है ये एजेंट ऑफ द सेंटर नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अपनी पावर्स जो है वो संविधान से निकालती है और इसकी जिम्मेवारी है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसको प्रॉपरली निभाना। क्लियर, और यही कारण है कि गवर्नर को, वैसे तो चलो गवर्नर के साथ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन उस प्लेजर के ऊपर जुडिशरी के द्वारा जो है वो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंगली दो गवर्नर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। एक तो गवर्नर को इसलिए भी बिठाया गया है ताकि जो देश की इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, वो अगर थ्रेटन की जाती है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नर जो है वो सेंटर को रियल रिपोर्ट भेज सके और इस तरह की जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। उसके साथ साथ गवर्नर की एट द सेम टाइम ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी भी वायलेशन ना हो, क्योंकि जब गवर्नर सेंटर के बोलने पे काम करेगा, सेंटर के डायरेक्शंस पे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये आघात माना जाएगा। तो यहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंगली क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये दूसरा एस्पेक्ट भी आपको रखना पड़ेगा कि गवर्नर कैसे नहीं या क्यों इंडिपेंडेंटली या फ्रीली जो है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि अगेन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से उसको निकाल सकता है और सब लोगों को पता है प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काम करता है। तो आसान भाषा में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत ब्रॉडली ओपन होता है। क्लियर, कि एजेंट ऑफ द सेंटर है या नहीं है। अगर है तो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया है और उसको निभानी चाहिए, इसलिए निभानी चाहिए। क्लियर, और कंक्लूजन जो है ध्यान रखना, जो हमारा जहां पे डिस्कस आ गया वहां पे कंक्लूजन जो है वो मस्ट है, क्योंकि आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को अपने आंसर के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो जैसे अब यहाँ पे देखिए, जब हम पॉलिटी रीड करते हैं तो हम बहुत सारी कमिटीज, कमीशन की रिकमेंडेशन देखते हैं, चाहे एआरसी है, पुंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, तो आप उनकी रिकमेंडेशन को वे फॉरवर्ड के रूप में डाल सकते हैं, जिसके कारण जिसमें ये एक्सपेक्ट किया गया है कि गवर्नर जो है वो अपना काम न्यूट्रल तरीके से परफॉर्म करेगा, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गवर्नर जो है वो एक पॉलिटिकल पोजीशन होगी।
डन। तो इस तरीके से आप किसी कमिटी के अगर रेफरेंस डालोगे तो आपका आंसर जो है वो काफी इंपैक्टफुल और काफी पावरफुल रहेगा। तो ये है आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सारे के सारे अगर आपके आंसर के अंदर रहेंगे, तभी मैं कह रहा हूं कि हर इंसान अलग अलग आंसर लिखता है, तो इसलिए मॉडल आंसर नाम की चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। बट अगेन फिर भी चलिए, जो नया बच्चा है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए कि कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये मॉडल आंसर जो है वो सहायता करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिस्कस में आप लोग जो है वो अपने डिबेटिंग स्किल को यूज करेंगे, दोनों एस्पेक्ट अगर हो सकते हैं किसी टॉपिक के तो लिखोगे, और कंक्लूजन जो है वो आपका मस्ट है, कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन जो है वो बेटर यही है कि इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी गई है, तो करंट में क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जहां पे गवर्नर अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा है, तो करंट अफेयर में आप लोग इस चीज को से जो है वो अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं, या जो रीसेंट टसल है उससे शुरू कर सकते हो, जहां पे आप कोई ओपिनियन ना ले कि गवर्नर मिसयूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी एक न्यूट्रल इंट्रोडक्शन हो सकती है। मेन बॉडी में एक एस्पेक्ट में एजेंट ऑफ द सेंटर काम कर रहा है, उसके एग्जांपल्स डालिए, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है, वो मेंशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को यहाँ पे डालिए, और गवर्नर को क्यों अकॉर्डिंग टू दी या इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे लिखिए, चाहे वो डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन है, फेडरेशन या फेडरलिज्म की प्रोटेक्शन है, या कहीं ना कहीं जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की सॉवरेनिटी को बचाना जो है वो इसकी जिम्मेवारी है, सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे आनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है एक लाइन में लिख के जो अपना आंसर खत्म कर दिया, क्लियर। तो 4 पॉइंट्स यहाँ इसके लिए लिखो, 4 पॉइंट्स इसके लिए लिखो, आपका जो कहीं ना कहीं जो डायमेंशंस है, जो कीवर्ड्स है, उनका रिट्रेसल प्रॉपर्ली हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप कंक्लूजन लिख दीजिए, वे फॉरवर्ड में दोनों के बीच में एमिकेबल रिलेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो करना चाहिए, या पुज्जी कमीशन, सरकारी कमीशन या ARC की कोई भी रिकमेंडेशन आपको याद है तो आप यहाँ पे साइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना था, क्लियर। इसके साथ जो कल का हमारा टॉपिक है उसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यूनिट 1 का सब यूनिट 3 है जो हिमाचल प्रदेश के पॉलिटी के ऊपर आधारित है, तो इसको कल के लेक्चर के लिए पढ़ के आइए, कल हम इसके ऊपर जो है एक टारगेट क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग सेशन में जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लियर। उसके बाद जैसे यहाँ से देखिए हमारी शुरुआत हुई थी, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है जी। यहाँ से पहले चला था, ये हमारा मेंस के लिए शुरुआत हुई है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ से हमारा शुरुआत था, तो डे 1 में देखिए कैसे बच्चों ने जो वो अपने आंसर सबमिट किए हैं, तो आप ये लोग यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से आपको आंसर जो है वो स्ट्रक्चर जो वो देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आंचल है, नरेंद्र है, अलग अलग स्टूडेंट्स, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स ने, मल्टीपल स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने आंसर्स जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी, देखिए बहुत ज्यादा आंसर जो है वो बच्चों के द्वारा दिए गए, आप सब लोग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, जहां पे हमें लगेगा कि गलत वो है वहां पे हम खुद यहाँ पे रिवर्ट करेंगे, क्लियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो पीयर टू पीयर हमारा जो है वो इंटरेक्शन का है, और जितना ज्यादा पीयर टू पीयर इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के लिए जो है उतना ही बेटर रहेगा, क्लियर। अब देखिए आज का जो सवाल है वो आप लोग यहीं पे सबसे एंड में जाओगे तो यहाँ पे डे 14 का जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्लियर, ये देखिए, ठीक है। और ये मॉडल आंसर भी है, देखिए मॉडल आंसर भी डाला है, हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जो है वो अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल, क्लियर। तो इस तरीके को यूज करिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।